अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर, और जिसमें अब अगली हम बात क्या करने लगे हैं, हम फर्टिलाइज़र से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और फर्टिलाइज़र्स को ही देखेंगे कि आपके पास नेचुरल फर्टिलाइज़र्स और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूरिया का कॉन्सेप्ट और फर्टिलाइज़र का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंबाइंड है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे यूरिया की और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस या रॉ मटेरियल्स की जो कि फर्टिलाइज़र से रिलेटेड हैं, तो अब हम फर्टिलाइज़र्स पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे सिलेबस का पार्ट है, बुक का हिस्सा है, इसी वजह से बातें गौर से सुननी है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पता ये होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आखिर होता क्या है। तो फर्टिलाइज़र के बारे में याद रखना है कि ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल में डाले जाते हैं, ताकि सॉइल से जो क्रॉप्स निकले वो अच्छी क्वालिटी के हों। ठीक है, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है, लेकिन सॉइल से वो डिप्राइव हो जाते हैं, जैसे ही बारिश का पानी गुजरता है, या और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल को डिप्राइव कर देते हैं। तो फर्टिलाइज़र क्या करता है कि वो इन रिटर्न जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके जिसकी ज़रूरत है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो पता होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ फर्टिलाइज़र, क्योंकि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, फर्टिलाइज़र्स की दो टाइप्स हैं। एक है आपके पास नेचुरल फर्टिलाइज़र और दूसरा है सिंथेटिक। सिंथेटिक की तो सीधी सी बातें हैं जो ऑलरेडी हम सबको पता है कि मतलब इंडस्ट्रियली इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंडस्ट्री में कौन से तरीके से मैन्युफैक्चर होगी, जो उसमें से एक हमने यूरिया का पढ़ लिया। ठीक है, इसी तरह से बाकी फर्टिलाइजर्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं। ज़रूरी बात है कि आपको ये पता हो नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। आपने याद रखना है कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स में बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जिनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिके कर सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ डिके आपका नेचुरल होता है। ठीक है, वो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो डिके करते हैं। बाकी ऐसे डिके या डिकम्पोजिशन होती है जो कि नेचुरल नहीं होता। कौन सा डिके या डिकम्पोजिशन है जो नेचुरल नहीं होता, वो आप सबको याद होना चाहिए। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो डिकम्पोजिशन है वो नेचुरल तो है, लेकिन वो बहुत सारे अब सिंथेटिक तरीके भी आ गए। पर वो नेचुरल इस तरह से नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, वो और चीज़ है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट और है। वो जब हम अभी पेट्रोलियम पढ़ेंगे तो हम उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजर्स में आपने याद रखना है कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स में ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं कि जिनका डिके करवाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इनका डिके करवाएंगे, और डिके करवाने के बाद ऐसे सब्सटेंसेस रह जाते हैं जो सॉइल के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स की जब भी बात करेंगे तो हमने उन मटेरियल्स की बात करनी है कि जिनका डिके बैक्टीरिया करवाएगा या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स करवाएंगे, जिस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनको डिग्रेड कर सकते हैं, डिके इनका करवा सकते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स का प्रोडक्शन करवा सकते हैं जो कि फिर सॉइल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनते हैं, ठीक है, डिके होता है, लेकिन ये कौन कौन सी चीज़ों से आते हैं स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है कि लाइव स्टॉक का वेस्ट हो जाए, उसके अलावा एनिमल वेस्ट हो जाए, साथ ही साथ प्लांट्स का फॉलिएज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ साइड पे लिख के आपको बता रही हूँ, फॉलिएज ऑफ प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका मतलब मैं बता देती हूँ। जब भी आप प्लांट्स के फॉलिएज की बात करते हैं तो आप बात करते हैं कि प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते, उनके ऊपर आपको फ्लावर्स नज़र नहीं आते, आपको सिर्फ और सिर्फ लीव्स ही नज़र आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब फॉलिएज ऑफ प्लांट्स की बात होती है तो यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं ऐसे प्लांट्स के जो कि लीफी प्लांट्स हैं, जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते। ये बात गौर से सुनने वाली है। तो फॉलिएज ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल वेस्ट हो सकता है, लाइफ स्टॉक वेस्ट हो सकता है, ये सारे बायोडिग्रेडेबल है। इन पे बैक्टीरिया एक्ट करेगा, बैक्टीरिया एक्ट करके ऐसे सब्सटेंसेस बना देगा जो कि सॉइल में जाएंगे तो सॉइल को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दे देंगे। ये है आपके नेचुरल फर्टिलाइजर के बनने का पूरा प्रोसेस। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो नेचुरल फर्टिलाइजर की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इट इंक्रीजेज द पोरोसिटी ऑफ सॉइल। पोरोसिटी का क्या मतलब होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जब भी किसी चीज़ में पोर्स मौजूद होंगे ना, पोरोसिटी से आपको सबसे पहले पोर का वर्ड याद आना चाहिए। जहाँ पे भी पोर्स मौजूद होते हैं वहाँ पे वाटर का सीप इन करना, वाटर का उस चीज़ के अंदर जाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वाटर की एंट्री के लिए जगह मौजूद होती है।
तो सॉइल की पोरोसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि सॉइल की इस तरह से कैपेबिलिटी बढ़ा दी जाती है कि उसके अंदर वाटर की एंट्री बढ़ सके। ठीक है, तो जब भी आप बात करेंगे कि ये सॉइल की पोरोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो याद रखना है आप वाटर की एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं कि वाटर की जितनी एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है सॉइल को, उतनी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इम्प्रूव्स द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल इंप्रूव क्यों करना है? ताकि एयर जो है ना, एयर उसमें एब्जॉर्ब हो सके। एयर की जब हम बात करते हैं तो एयर की बात बहुत तरीकों से आती है। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि एयर में ऐसी इंपॉर्टेंट गैसेस मौजूद हैं जो कि सॉइल को भी जिसकी ज़रूरत है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे भी होंगे उनको उसकी ज़रूरत है। तो इसी वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल इंप्रूव होना ज़रूरी है ताकि प्लांट की रूट्स के पास वो गैशियस कॉम्पोनेंट्स जा सकें जिसकी प्लांट्स को ज़रूरत है। इसके अलावा आप सबको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया कुछ होते हैं ऑलरेडी सॉइल में मौजूद जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं। एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की जो 78% नाइट्रोजन है उसको यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके कन्वर्ट करते हैं ऐसी नाइट्रोजन में जो कि सॉइल के काम आएगी। क्योंकि एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो तो अनरिएक्टिव है, वो तो किसी काम की है नहीं। तो ऐसे प्रोसेस करने पड़ते हैं कि उसको किसी रिएक्टिव फॉर्म में, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा इतनी डिटेल नहीं याद रखें, तो बस इतना याद रखें कि सॉइल का स्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है ताकि क्या हो, यहाँ पे रूट्स में एयर जितनी एब्जॉर्ब होनी चाहिए उतनी हो जाए। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर सॉइल के पास वाटर है तो सॉइल को जितनी ज़रूरत है वो उतने वाटर को बिल्कुल सही तरह से होल्ड करेगा। ये नहीं होगा कि वो वाटर आराम से उसके अंदर से निकल सकता है, क्योंकि वाटर भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, एयर भी इंपॉर्टेंट है, तब जाके क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है। इसी वजह से आप सबने याद रखना है कि जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एयर की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देंगे, वाटर की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देंगे, न्यूट्रिएंट्स हैं अगर कोई उसकी भी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और साथ ही लास्ट पॉइंट ये है कि इनमें कोई टॉक्सिक केमिकल्स तो होते नहीं। नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई भी सिंथेटिकली, क्योंकि जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है ना तो बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई टॉक्सिक केमिकल भी होता है, लेकिन नेचुरल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होते नेचुरल फर्टिलाइज़र में। पेपर में पूछा जाता है नेचुरल फर्टिलाइज़र्स के बारे में, साथ ही साथ ये प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आप सबने ज़रूर याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र स्टूडेंट्स एक ही बात है, ये अलग अलग बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल एक ही बात है, सेम बात है, इसलिए ये याद भी रखनी है। परेशान भी नहीं होना कि शायद ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ जो इंडस्ट्री में बन रही है केमिकल प्रोसेस से। सिंथेटिक का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ जो इंडस्ट्री में बन रही है। तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स के बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप आती है वो केमिकल भी है, सिंथेटिक भी है, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक का मतलब नेचुरल के बिल्कुल ऑपोजिट आपका मतलब आ जाता है सिंथेटिक का। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स में जब हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कौन से फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट है, NPK फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट है। हर फर्टिलाइज़र में ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, लेकिन आपके फर्टिलाइज़र में ये 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमने बात की कि फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है ना, उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है कि नाइट्रोजन की परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो फर्टिलाइज़र अच्छा माना जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस और पोटेशियम की जो क्वांटिटी होती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस की भी ज़रूरत है सॉइल को, पोटेशियम की भी ज़रूरत है। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि फर्टिलाइज़र्स के ऊपर नाइट्रोजन की क्वांटिटी मेंशन्ड होती है। अभी 12th में आप जाके पढ़ेंगे और भी फर्टिलाइज़र्स जिनमें आपको पता लगेगा कि फॉस्फोरस की क्वांटिटीज़ भी मेंशन्ड होती हैं और पोटेशियम की भी मेंशन्ड होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे फर्टिलाइज़र्स भी होते हैं जिनमें ये तीनों ही न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ऐसे भी होते हैं कि जिनमें तीनों मौजूद नहीं होते लेकिन अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? तो NPK फर्टिलाइज़र, जब भी इंडस्ट्री में फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर होगा, यही 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी क्वांटिटी को जहन में रखा जाता है, क्योंकि सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अगर सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उन न्यूट्रिएंट्स को देखना पड़ेगा कि जो सॉइल के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मौजूद तो फिर इसका मतलब है कि वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा तो नहीं सकते। तो कैसे बढ़ती है? ऐसे बढ़ती है कि 3 न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखा जाता है, नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस और पोटेशियम। यहाँ पे के क्यों लिखा हुआ है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल की समझ है तो आपको पता होगा के क्यों लिखा है। 9th में बहुत डिटेल में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। जो आपके पास पोटेशियम होता है स्टूडेंट्स, पोटेशियम क्योंकि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल में इसका सिंबल है वो और लैंग्वेज में है, पोटेशियम और लैंग्वेज का वर्ड है, इसी वजह से इसका के सिंबल है। पीरियोडिक टेबल में भी ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो NPK फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी पूछा जाए पेपर में तो याद रखना है। और फर्टिलाइजर की जब इंफॉर्मेशन आए ना कहीं पे भी नज़र, तो जब भी सिंथेटिक की बात हो या केमिकल की बात हो तो NPK इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स को बहुत फास्ट रिलीज करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखें, केमिकली जब आप कोई किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि उसकी किस तरह से जो यूजेबिलिटी है वो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। अगर आप एक तो इंडस्ट्री में किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करें, फिर उसका इतना फ़ायदा भी ना हो, मतलब अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें वो उस तरह से सॉइल में एब्जॉर्ब ही ना हो, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दे, तो फिर फ़ायदा उस फर्टिलाइज़र का। ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो इसीलिए ज़रूरी है कि न्यूट्रिएंट्स की जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का सबसे पहला यूज़, सबसे पहला फ़ायदा ही ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को फास्ट कर देती हैं। लेकिन साथ ही साथ एक थोड़ा सा नुकसान ये है कि ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकते। इसीलिए कहा जाता है कि साल में 4 से 6 दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइज़र बार बार सॉइल में ऐड करने की। ठीक है, तो सॉइल में क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड हैं, ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, फौरी एब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद बस ख़त्म हो जाएंगे। इसी वजह से ज़रूरी है कि क्या हो, 4 to 6 टाइम्स इन अ ईयर इनको बार बार रिपीट पे यूज़ किया जाता है, तब जाके सॉइल को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे मिल जाते हैं। थर्ड नुकसान इसका, एक नुकसान है बेसिकली, तीसरा नुकसान तो नहीं लेकिन एक नुकसान है इसका, वो ये है कि अगर केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा अमाउंट में डल जाए सॉइल के अंदर, इसकी अमाउंट अगर बढ़ जाए तो ये ओवर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कॉज कर देता है। ओवर फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? आप सबको पता है कि न्यूट्रिएंट्स, जब हम बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, हमने ये बात डिस्कस की थी वहाँ पे भी कि न्यूट्रिएंट्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट में ज़रूरत होती है। कभी भी ये नहीं होता कि अगर वो न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में चला जाए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के तो वो कोई फ़ायदा देगा, ऐसा नहीं होता। लिमिटेड क्वांटिटी चाहिए होती है। अब लिमिटेड क्वांटिटी इधर भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, तो ओवर फर्टिलाइजेशन कब हो जाएगी? जब यही NPK फर्टिलाइजर्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो ज़्यादा अमाउंट में सॉइल में डल जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से प्लांट्स की बर्निंग का प्रोसेस हो जाता है, प्लांट्स बर्न। ठीक है, ये याद रखना है कि ओवर फर्टिलाइजेशन कभी भी प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती। ये नहीं होता कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया सॉइल में ये सोच के कि बहुत फ़ायदा है इसका, ऐसा नहीं होता। ये बर्निंग का प्रोसेस हो जाता है, प्लांट्स की बर्निंग हो जाती है इस वजह से, क्योंकि फर्टिलाइज़र में जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं अच्छे हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि 4 to 6 टाइम्स इन अ ईयर यूज़ किया जाता है, इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र को सॉइल में यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अब क्योंकि यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग हो जाए या आपके पास फर्टिलाइजर्स की बात हो जाए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं और MCQ फॉर्म में खास तौर पे बात सेम पूछी होती है, स्टेटमेंट चेंज होती है। तो कुछ MCQs को अब हम सॉल्व करेंगे और उसके लिए अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने लगे हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, क्विज है हमारे पास, ताकि हम फर्टिलाइजर्स के टॉपिक को पूरी तरह से समझ सकें और हमें इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूरिया इज़ अ फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र तो ये है, लेकिन उन्होंने पूछा ये कौन सा फर्टिलाइज़र है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास है कार्बोनिक, नाइट्रोजनस, बोथ ए एंड सी या नन ऑफ दीज। तो आप सबको पता है कि फर्टिलाइज़र्स की जब भी बात होती है तो वहाँ पे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स की लाजमी बात होती है कि आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र है वो नाइट्रोजनस है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने बात की थी 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं NPK जिनका फर्टिलाइज़र्स में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं पे भी आपको नज़र आए ये इन तीनों में से कोई न्यूट्रिएंट्स, तो समझ जाएं इसी की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि अभी क्वेश्चन में सिर्फ यूरिया का पूछा गया और यूरिया आपके पास एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होता है, इसको आप फॉस्फोरस या पोटेशियम की बेस पे क्योंकि नहीं करते कैटेगराइज, इसलिए आपने याद रखना है जब भी यूरिया की बात होगी तो आपने इसको कहना है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। सेकेंड MCQ की तरफ चलते हैं और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में इंपॉर्टेंस रखती है, सिर्फ यूरिया में नहीं। और यूरिया में क्यों इंपॉर्टेंस रखती है? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की, और वो अमाउंट है क्योंकि कोई
कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, ये याद रखना है कि 46.6% नाइट्रोजन आपके पास यूरिया में मौजूद होती है। ठीक है, यूरिया की ये नाइट्रोजन कंटेंट है, नाइट्रोजन कंटेंट क्योंकि इसका 46.6% तक है, इसी वजह से यूरिया को बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूरिया इज़ अ कंपाउंड। तो यूरिया आप सबको पता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है सबसे पहली बात। तो अगर आप ऑप्शंस देखें, आपके पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन ऐसी है जिसमें लिखा है नॉन क्रिस्टलाइन, तो वो ऑप्शन तो हमारे पास वैसे भी गलत है। अगर आप बाकी देखें तो ट्रांसपेरेंट की भी कोई बात नहीं है, बल्कि आपने ये बताना है कि इसका कलर है क्या। बेसिकली इसका कलर हमारे पास वाइट कलर होता है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन है, यही करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और आपको याद होगा कि वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि केमिकल लेबॉरेटरी में मैन्युफैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से पता लगा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने कंपाउंड्स हैं आप उनको खुद भी सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरिया इज़ हाईली सॉल्यूबल इन, तो यूरिया किस में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, ये बात हम कर चुके हैं। यूरिया इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। इसके अलावा अगर कोई भी कंपाउंड लिखा है तो उसकी ना तो बात करनी है, ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बाकी ऑप्शंस देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया की सॉल्युबिलिटी का तो वैसे ही हमें ये कोई तुक नहीं बनता, ना हमें इसकी ज़रूरत है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, उनका फर्टिलाइज़र से या सॉइल से कोई ताल्लुक नहीं है। यूरिया वाटर में सॉल्युबल होगा तभी ये सॉइल में भी ज़्यादा सॉल्युबल होगा, सॉइल में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और सॉइल को इसकी मौजूदगी की वजह से फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूरिया इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। यूरिया किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है? मैंने आपको बताया था कि यूरिया एक रॉ मटीरियल है। ठीक है, सिर्फ ये फर्टिलाइज़र नहीं बनाता, बल्कि ये एक रॉ मटीरियल के तौर पर यूज़ होता है और बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। क्योंकि ये और बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, इसी वजह से यूरिया के, अगर पहली ऑप्शन देखें क्रूड ऑयल, सेकंड है स्लेक्ट लाइम, तो इन दोनों ऑप्शंस का कोई ताल्लुक नहीं यूरिया से। स्लेक्ट लाइम में एक अलहदा चीज़ है, क्रूड ऑयल आपका बिल्कुल ही एक अलहदा चीज़ है, जो पेट्रोलियम वाली साइड पे बात चली जाती है, जिसको अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ना है। लेकिन अगर आप सी ऑप्शन देखें इंपॉर्टेंट केमिकल्स, तो ये बात ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूरिया काम आता है। ठीक है, क्योंकि यूरिया आपके पास एक रॉ मटीरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ यूरिया इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। तो बेशक ये रॉ मटेरियल है, लेकिन इसकी 90% ऐसी क्वांटिटी है जो कि फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ हो जाएगी, बाकी 10% होगी जो दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए यूज़ होगी। ठीक है, इसके बाकी 10% होगी जो दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए यूज़ होगी, लेकिन 90% इसकी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज़र चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय। अमोनिया का प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अमोनिया आपको पता है, यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में दो ही रॉ मटेरियल्स हैं, एक है अमोनिया, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए मैंने आपको बड़ी डिटेल में बात बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड की तो नहीं। खैर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की डिटेल में हमने बात की थी जब हम हैबर्स प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे। तो क्या बात समझ में आई कि हमारे पास अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हैबर्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑप्शंस को भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। हैबर्स प्रोसेस तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो सॉल्वेज प्रोसेस आप सबको पता है, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के लिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन आपको पता है कि ये हमारे पास ओर की कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज़ होता है मेटलर्जी में। और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं जब हमने मेटल की प्योरीफिकेशन करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों का क्योंकि फर्टिलाइज़र से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हमारे पास ये रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन अगर ऑप्शंस ऐसी हों जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो आइडिया होना चाहिए आपको कि वो कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन हैबर्स प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम जो वॉल्यूम आता है, अगर आपको याद हो तो हैबर्स प्रोसेस की डिटेल पढ़ते हुए मैंने बताया था कि आप एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिसकी वजह से आप नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो जब भी बात होगी कि मैक्सिमम नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो याद रखना है मैक्सिमम नाइट्रोजन एयर से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया एट प्रेशर पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं एटीएम जो लिखा हुआ है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ये एटीएम प्रेशर का यूनिट होता है। तो आप सबको पता है कि 200 एटमॉस्फेयर इज़ द राइट अमाउंट। आपने क्वांटिटीज़ या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जहाँ पे भी होती हैं इनको एज इट इज़ याद करना होता है, बाकी ऑप्शंस देखे बगैर, और इनको इस तरह से याद करें कि आपको भूलें ना, आपको सारी ऑप्शंस में कन्फ्यूजन ना हो। 200 एटमॉस्फेयर है, साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी कि ये 20,000 किलो पैस्कल भी यही वैल्यू होती है। लेकिन इन दोनों का सिर्फ क्योंकि यूनिट चेंज है, तो यूनिट चेंज में हमेशा वैल्यूज़ में आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वैसे आपने याद रखना है कि 2 का फिगर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज। तो टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जिस पे हमने बात की थी कि हमारे पास यहाँ पे इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ या ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या मतलब है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं कर सकते थे, वो रिएक्शन को वैसे ही फेवर नहीं कर रहा था हैबर्स प्रोसेस को। बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं रख सकते थे क्योंकि उस पर अमोनिया की प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाती है। तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ टेम्परेचर ढूंढा गया कि जिस पे प्रोडक्शन भी सही रहे और आपके पास जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। यूरिया इज़ यूज टू मेक। यूरिया इज़ यूज टू मेक, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में ये नहीं होगा, ऑटोमोबाइल्स में नहीं होगा, एक्सप्लोसिव्स में ये काम आएगा, ठीक है। बुक की लाइंस हैं, एज इट इज़ बुक की इंफॉर्मेशन है, इसलिए याद रखना है। सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, यूरिया रॉ मटेरियल है। 90% यूरिया फर्टिलाइजर बनाएगा, बाकी 10% रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ हो जाएगा, वो कहीं पे भी आगे यूज़ हो सकता है। और उस 10% में से भी क्या याद रखने वाली बात है ज़रूरी, वो ये है कि एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। एज इट इज़ ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज़। तो ये क्वेश्चन क्योंकि हमारे इस चैप्टर का नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन हम कब से पढ़ रहे हैं, हम जब एटमॉस्फेयर का चैप्टर पढ़े थे वहाँ से पढ़ रहे हैं। 78% नाइट्रोजन एयर में मौजूद होती है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर हाउ मेनी यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितनी यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। पाकिस्तान में यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6 यूनिट्स हैं, जिसमें से अब क्योंकि आपको 4 के नाम बताए गए थे, इससे याद रखना है कि 4 ऐसे यूनिट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि मेजर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन टोटल 6 यूनिट्स हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। द बिगेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान इज। तो बिगेस्ट फर्टिलाइजर की जब भी बात होगी तो याद रखना है कि फौजी फर्टिलाइजर बिगेस्ट फर्टिलाइजर है, ठीक है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, यूरिया की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मूला ऑफ यूरिया इज। यूरिया का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था NH2, फिर कार्बन, ऑक्सीजन और NH2। अगर यही एक जगह पे NH4 होता, किस साइड पे करके, यहाँ पे करके NH4 होता, यहाँ कार्बन के साथ एक और ऑक्सीजन अटैच होता, तो फिर ये आपके पास अमोनियम कार्बोमेट बन जाता। लेकिन या इस क्वेश्चन में, बल्कि यूरिया में ऐसा नहीं होता, NH2 होता है दोनों साइड्स पर, दरमियान में C और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला ये याद रखना है अमोनियम कार्बोमेट में, और यूरिया में कंफ्यूज नहीं होना आप सबने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के द गैस प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस इज। हैबर्स प्रोसेस इतना डिटेल में डिस्कस किया है कि हम सबको याद है, अमोनिया इज द गैस प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो यूरिया से रिलेटेड है। अब हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास, क्योंकि हमने नेचुरल फर्टिलाइजर और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पे भी काफ़ी बात की है, तो उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे, नेचुरल फर्टिलाइजर्स कंटेन नेचुरल बायोडिग्रेडेबल फॉर्म। कहाँ पे होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये 3 ऑप्शंस तो वैसे ही आपको पता है कि वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फर्टिलाइजर में होने चाहिए। लेकिन नेचुरल फर्टिलाइजर की जब बात करेंगे तब हमने इन तीनों की बात नहीं करनी, तब हमने किस चीज़ की बात करनी है, हमने करनी है लाइफ स्टॉक की बात, ठीक है। बात समझ में आ रही है, लाइफ स्टॉक की बात कर देंगे इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी वैसे क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करें तो लाइफ स्टॉक के अलावा आपने याद रखना है कि एनिमल वेस्ट की भी इसी में बात होती है, फॉलिएज एंड प्लांट्स की भी इसी में बात होती है, क्योंकि ये तीनों वो चीज़ें हैं कि जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है और उसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जो कि सॉइल के ज़रूरत के होते हैं, जो कि इसको नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फर्टिलाइजर्स रिलीज़ वेरी फास्ट। क्या रिलीज़ करेंगे, गैसेज तो रिलीज़ नहीं करेंगे, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स ही रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑप्शन है ना, बोथ ए एंड सी, दैट विल बी करेक्ट, जिसमें हमारे पास बात हो रही है कि फर्टिलाइजर्स का क्या काम है, मिनरल्स रिलीज़ करना और न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करना। ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जो सॉइल को जिसकी ज़रूरत है, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर डीकम्पोज्ड बाय। तो कौन डीकम्पोज करता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको डीकम्पोज करता है, इसीलिए हम इसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर्स इंप्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। का स्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, मिनरल और मेटल, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड ही नहीं है, ना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से याद रखनी। फर्टिलाइजर की बात होगी तो किस चीज़ की बात होगी, सॉइल की। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स प्रैक्टिकली डू नॉट कंटेन नाइट्रोजनस केमिकल्स। तो होंगे, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, आयोनिक और नॉन आयोनिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, लेकिन टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होते,
ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हो ना हो ये हमें ज़रूर पता है कि टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, इस तरह से स्टेटमेंट पेपर में पूछी जाती है। आप इसी तरह से इसकी प्रिपरेशन करें और इससे रिलेटेड फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो फ़र्क बताए हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र में, ये 2 फ़र्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस में। साथ ही साथ जो एमसीक्यू सॉल्व करवाए, आई होप आपको समझ भी आई है, आप उसको रिवाइज़ भी करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं, पेपर में पूछी जाती हैं, स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, कॉन्सेप्ट वही होता है। आप इसको रिवाइज़ करें हर चीज़ को। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।